Hello friends, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very hot topic, that is India Nepal relations over the year and the present dispute over the territory. Along with this we will also study about Treaty of Sugoli, which was signed in 1816 between Nepal and erstwhile British East India Company. So let's start. Nepal is an important neighbor of India and it occupies a special significance in its foreign policy because of the geographic, historical, cultural, and economic linkages ties that span centuries. सो फ्रेंड्स इफ आपने ज्योग्राफी में कभी मैप देखा हो तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लोज इन द एरिया ऑफ यूपी और बिहार दे हैव देयर ओरिजिन इन नेपालीज माउंटेन. वो नेपाल से ओरिजिन होती हैं. तो उस सेंस में जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया की और नेपाल की रिलेशंस की. कल्चरल में जो बुद्धिज़्म का ओरिजिन है दैट इज़ आल्सो इन इंडिया. और जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ इन नेपाल. सो कल्चरली बहुत ज़्यादा लिंकेज हैं. हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो इंडिया एंड नेपाल शेयर्स अ वेरी यूनिक वेरी स्पेशल रिलेशंस. दे डोंट हैव ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बट फैमिली टू फैमिली रिलेशंस. मतलब ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पे सरकार से सरकारों के रिश्ते नहीं हैं. यहाँ पर फैमिली टू फैमिली रिलेशंस हैं. इंटरस्टेट मैरिजेस होती हैं. इसको रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है. तो ऐसे दो देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होना इट्स रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज. इफ़ वी सी दोनों देशों के बीच में वीज़ा फ्री ट्रेवल है, फ्री ट्रेड है. इवन जो कि आप देखें WTO में 90 के बाद आया, यूरोपियन यूनियन में आफ्टर 1995 आया. उस हिसाब से ये अरेंजमेंट इंडिया भूटान में, इंडिया नेपाल में, इन सब के लिए क्लासिक एग्जाम्पल है. जो पंडित नेहरू और इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस रियलाइज़ किया, यूरोपियन नेशंस ने वो चीज़ 90s के बाद रियलाइज़ की, वीज़ा फ्री ट्रेवल एंड फ्री ट्रेड एट्सेट्रा. लेकिन उसके बावजूद इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो बहुत ट्रबल्ड रहे हैं. उसका रीज़न है नेपाली नेशनलिज्म. एक्चुअली जो नेपाल का नेशनलिज्म है उसका एक टारगेट रहता है कि इंडिया को अपोज करना. और क्योंकि उनको लगता है इंडिया इज़ अ इम्पीरियलिस्ट पावर. अब ऐसा है या नहीं है दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट इंडिया ने भी ऐसे मौके दिए हैं जिससे कि लगता है कि इंडिया इज़ अ इम्पीरियलिस्ट पावर. ऐसे मौके नेपाल को दिए हैं क्योंकि जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं वो जनरली चाइना सेंट्रिक है. जैसे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए फील करता है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ होनी चाहिए. सिमिलर साइकोलॉजी इंडिया की नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में रही है, चाइना एज ए एनिमी को देखते हुए. अब ये कितनी कोशिश हुई भारत की तरफ से ये अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. बट नेपाल के लोगों में ऐसा इम्प्रेशन है. तो इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म with Buddha's birthplace Lumbini located in present-day Nepal. The two countries not only share an open border and unhindered movement of people, but they also have close bonds through marriages and family ties. Even if we see around 6 to 7 million Nepalese works in India, so it's a very close bonds between two countries. The Indian-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 forms the bedrock of special relations that exist between India and Nepal. So friends, जो ये Treaty of Peace and Friendship है 1950 की, if we go in the background of this treaty then we will find कि बेशक ये Treaty Peace and Friendship की है बट जो इसका बैकग्राउंड था वो अगेन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में था. 1950s में चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया. तो उस समय ये जो हिमालयन किंगडम है इनको भी डर लगने लगा नेपाल को कि कहीं ये अब अगला टर्न हमारा ना हो. क्योंकि आपको पता हो चाइना की एक पाम एंड फिंगर पॉलिसी है जिसमें उसको लगता है कि चाइना उसका पाम है और नेपाल, भूटान, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम उसकी 5 फिंगर्स हैं, मतलब पांचों हिमालयन किंगडम. तो उसको लगता है कि जब तक उसकी पांचों फिंगर उसके पास नहीं होंगी या ये पांचों कंट्रीज़ उसके पास नहीं होंगे तो उसका हैंड पूरा नहीं है.
ये उसकी पॉलिसी है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया और नेपाल के, ये इस ट्रीटी के साइन होने के बाद से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे इंडिया और नेपाल के। नेपाल वालों को भी, नेपाल को और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे थे पहले कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ 1947 में, तो और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो नेपाल के लोगों ने फॉर्मली पूछा इंडिया से कि क्या उनको भी आना है क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। मतलब इतना क्लोज रिलेशंस था कि उनको लगता ही नहीं था कि वो अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी थी। और जो ये 1950 ट्रीटी है, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का रीज़न है, क्योंकि इस ट्रीटी में काफ़ी ऐसे, ट्रीटी में ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट नहीं है, बट जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई इस ट्रीटी के बैकग्राउंड में, दे समटाइम्स सी के इंडिया अपने को बहुत सुपीरियर समझता है। पहले मैं आपको इस ट्रीटी के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ। इस ट्रीटी में ये था कि नेपालीज कैन कम एंड वर्क इन इंडिया एक्सेप्ट इन सम सर्विसेज लाइक फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। बाकी वो सारी जॉब्स में वर्क कर सकते हैं, सेंट्रल पुलिस में या किसी भी सेंट्रल जॉब में। देन आपस में ट्रेड और प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है। फॉर एग्जांपल गुरखा का भी आप इंडिया में रिक्रूट कर सकते हैं, गुरखाज रेजिमेंट को। ये सब तो ट्रीटी में लिखा हुआ था, जो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बट अलोंग विद द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 कुछ सीक्रेट क्लॉजेस थे, कुछ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग थी, लेटर्स एक्सचेंज हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उसमें यह था कि किसी भी नेबर के साथ अगर नेपाल का फ्रिक्शन होता है, कोई क्लैशेज होते हैं, तो उसको नेपाल को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा सिक्योरिटी के लिए। तो इंडिया उसको सिक्योरिटी गारंटी देगा। मोर ओवर नेपाल किसी भी थर्ड कंट्री से आर्म इंपोर्ट नहीं करेगा, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मोर ओवर अगर उसको परमिशन ले भी ली, तो उसको जो सारे आर्म्स हैं वो पहले इंडिया की टेरिटरी में आएंगे, उसके बाद ही वो नेपाल की टेरिटरी में जाएंगे। सो द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाली सिटीजन्स इन द टू कंट्रीज इन रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड मूवमेंट। इट आल्सो गिव नेपाल एसेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया। मतलब नेपाल वेपन ले तो सकता है, बट पहले उसको परमिशन लेनी होगी इंडिया से। मोर ओवर आफ्टर टेकिंग परमिशन, वो जो वेपन्स हैं वो इंडियन टेरिटरी से होके ही नेपाल में जाएंगे। 1960s में एक रोड बनाई गई नेपाल और तिब्बत की। मोर ओवर 1954 में अगर हम देखें तो नेपाल बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इंडिया की तरफ से ही था। लेकिन 1960 में एक और डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 1960 में क्या कहते हैं, जो किंग महिंद्रा थे 1960 में वो बने वहाँ के किंग। तो उन्होंने चाइना कार्ड खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन बदलना चाहते थे वो। तो उन्होंने एक नया अरेंजमेंट प्रपोज किया इंडिया को, जोन ऑफ पीस। तो उन्होंने कहा कि जो नेपाल है, इट इज़ सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना दोनों ही क्या कहते हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं, तो वो अननेसेसरी सफ़र करता है। तो ऐसा करो कि नेपाल को जोन ऑफ पीस बना दो, यहाँ पे ना तो इंडिया की सिक्योरिटी आएगी और ना ही चाइना की सिक्योरिटी आएगी। लेकिन वो एक या अगर सिक्योरिटी आएगी तो दोनों कंट्रीज़ की आएगी। तो बेसिकली जो ये प्रपोजल था नेपाल का, ये बेसिकली 1950 सिक्योरिटी गारंटी जो इंडिया नेपाल को देता था, उसको ओवरकम करने का एक तरीका था। इंडिया ने इसको बहुत ऑब्जेक्ट किया। मोर ओवर, ऑन इंडियाज़ कंसर्न, किंग महिंद्रा ऑफ नेपाल कन्विंसिंगली एश्योर्ड इंडिया दैट रोड हैज़ ओनली डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस एंड नो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एट ऑल। तो जो एक रोड बननी थी नेपाल और चाइना के बीच में, इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया। तो नेपाल ने जवाब दिया कि इसका कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट एक वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। 1980s में चाइना वन अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ ग्लोबल टेंडर, जिसमें 210 किलोमीटर की एक रोड बनानी थी इंडियन बॉर्डर के आसपास। लेकिन हमारे भारत की तरफ से पीएम राजीव गांधी ने उसको ऑब्जेक्ट किया। तो जो वहाँ के उस समय किंग बीरेंद्र थे, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। और यहाँ तक कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले चाइना को दिया गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दे दिया गया। ना अभी आपको एक चीज़ और जो जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं,
अबाउट काला पानी। इवन ये भी बोला जाता है कि एक वहाँ पे विश्व बंधु थापा हुए हैं जो नेपाल के होम मिनिस्टर थे 1962 में। उनके डॉक्यूमेंट से ऐसा बोला जाता है कि जो काला पानी का इशू है वो 1962 से ज़्यादा शुरू हुआ। उसका रीज़न ये है कि जब इंडिया और चाइना के बीच में 1962 वॉर हुआ तो इंडिया को डर था कि ये एरिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था जो काला पानी वाला रीजन है, तो इंडिया ने वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नेपाल, विद द परमिशन फ्रॉम नेपाल, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग के तौर पे वहाँ पे ITBP को पोस्ट किया। सो अकॉर्डिंग टू हिम किंग महेंद्र गेव द काला पानी लोकेशन टेम्परेरीली टू इंडिया ऑन PM जवाहरलाल नेहरू रिक्वेस्ट। दिस वॉज फॉलोइंग इंडिया सेटबैक इन द वॉर विद चाइना। However, this is not in line with the India's official perception। तो ये बोल रहे हैं कि जो जहाँ पे काला पानी में अभी इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो ITBP है वो वहाँ पे है, तो वो बेसिकली टेम्परेरीली लोकेटेड थी जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट पे। ये कोई परमानेंट सेटअप नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था इसके बारे में। तो ऐसा वहाँ के किंग महेंद्र ने बोला है। अकॉर्डिंग टू पुण्य प्रसाद ओली, who is a former Director General of Nepal Survey Department, King Birendra had asked him not to make an issue of Kala Pani dispute in the 1970s. So all these are seen as an instance of Nepali rural maintaining a delicate balance in relation with the two giant neighbor India and China. तो लेकिन आप अगर देखें ओवर द पास्ट 50 ईयर 60 ईयर जब भी क्लैशेस हुए हैं इंडिया और नेपाल के ओवर द चाइना, तो नेपाल ने इंडिया को ही फेवर किया है। ऑल दो क्लैशेस होते रहे हैं और वो स्वाभाविक हैं। जब कोई दो फ्रेंड होंगे तो आपस में कुछ ना कुछ बात तो होगी। वही केस इंडिया और नेपाल के बीच में। सो फ्रेंड्स, जो ये टेरिटरी डिस्प्यूट है उसको डिस्कस करने से पहले वी शुड नो अबाउट ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816। सो एक्चुअली एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था 1814 में, जो कि 2 साल के लिए चला, 1814 से 1816। फाइनली ये कंक्लूड हुआ 1816 में विद द ट्रीटी ऑफ सुगोली। सुगोली इज़ अ विलेज इन बिहार इन इंडिया। सो इस ट्रीटी में बेसिकली डिसाइड हुआ कि जो काली रिवर है दैट विल बी द नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। बस इसमें यही बोला गया, उसमें ये नहीं बोला गया कि काली रिवर थी कहाँ। तो अगर आप देखें 1816 से लेकर 1860 तक, लेट मी शो यू द मैप। दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द डिस्प्यूटेड रीजन। सो अगर आप देखें 1816 की जो ट्रीटी है उसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन है कि जो रिवर का ओरिजिन है या 1816 के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो बेसिकली नेपाल के फेवर में है। उसके अकॉर्डिंग जो रिवर काली है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिम्पिया धारा, बट 1860 के बाद जो फाइनलाइज हुआ दैट सेज कि रिवर काली जो है उसका ओरिजिन इधर लिपू लेक काला पानी की ओर से है। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो 1860 के बाद की का मैप है या उसके बाद के जो नए अरेंजमेंट है वो इंडिया के आर्ग्यूमेंट को फेवर करता है। लेकिन 1816 से 1860 तक के बीच का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो दैट फेवर्स नेपाल आर्ग्यूमेंट। सो वही यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिपू लेक एंड देन मर्ज इनटू अनदर स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरी टू बिकम महाकाली। लेकिन नेपाल बोलता है कि जो काली है वो लिम्पिया धारा से ओरिजिनेट होती है। अब क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगोली बोलती है कि सारा जो काली रिवर है दैट विल बी द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल विद इंडिया, तो वो बोलता है कि ये वाला रीजन के इधर का, इस वाले रीजन से ये सारा रीजन नेपाल का है। और इंडिया बोलता है कि रिवर तो यहाँ से है तो ये रीजन उसका हुआ और ये उसकी वेस्टर्न बाउंड्री हुई। सो ये बेसिकली इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड चाइना। हाउएवर इट इज़ सेड कि 1816 में जब ये अरेंजमेंट हुआ तो इवन ब्रिटिशर्स ने इसको लिम्पिया धारा से ही ओरिजिन बताया था काली का, बट उनको ओवर द टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि दिस एरिया हैज़ सम ट्रेड इम्पोर्टेंस विद द तिब्बत, सो दे चेंज द सोर्स ऑफ रिवर काली। उन्होंने यहाँ पे जो रिवर निकलती थी उसको काली बोलना शुरू कर दिया। ऐसा वेरियस सोर्सेज में लिखा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट ट्रीटी ऑफ सुगोली।
सो एक्चुअली बिफोर ट्रीटी ऑफ सुगोली जो नेपालीज किंगडम है वो इवन जो हमारा प्रेजेंट डे गढ़वाल और कुमायूं है वो भी इवन गोरखा किंगडम के अंडर आता था। तो आफ्टर दिस ट्रीटी जो सारा एरिया है वहाँ के किंगडम ने एक्सीड कर दिया टू द अर्स्ट वाइल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तब से ये एरिया इंडिया के पास ही है, ये जो गढ़वाल और कुमायूं का है। बट इस एरिया में डिस्प्यूट ये है कि सोर्स ऑफ काली रिवर, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगोली सिर्फ इतना बोलती है कि जो काली रिवर है वो वेस्टर्न बाउंड्री होगी नेपाल और इंडिया की, नेपाल की इंडिया के बीच में। तो ये डिस्प्यूट है इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो प्रेजेंटली डिस्प्यूट चल रहा है। सो दिस वाज अबाउट ट्रीटी ऑफ सुगोली। अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगोली साइंड बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1816, द काली रिवर वाज लोकेटेड एज नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री with India. It however made no mention of a ridgeline, and subsequent map of the areas drawn by British surveyor showed the source of Kali River at different places. तो ये बेसिकली 1860 के बाद से जो सोर्स ऑफ रिवर काली है वो लिपू लेक के पास उन्होंने स्टार्ट बोलना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एरिया। This discrepancy had led to the boundary dispute between India and Nepal with each other, producing maps including the territory in their own area. तो नेपाल उस टेरिटरी को अपना बोलता है, इंडिया उस टेरिटरी को अपना बोलता है। हालांकि फ़िलहाल जो एरिया है वो इंडिया ही एडमिनिस्टर कर रहा है और वहाँ पे कोई इंडियन आर्मी वहाँ पे पोस्टेड नहीं है, बट आईटीबीपी पोस्टेड है। आईटीबीपी आपको पता होगा ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का ही एक यूनिट है। जैसे CAPF जिसको हम बोलते हैं उसके 6 यूनिट हैं, एक यूनिट उसका ITBP है जो 1962 में बेसिकली LAC को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि अब ये एंटी नक्सल और एंटी अलग अलग तरीके के वो भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे, जैसे नक्सल जो डिस्प्यूट है इधर छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल साइड में, वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। सो लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल. Why we are discussing so much? Why every news channel is showing this issue? So Nepal shares border 1800 kilometer with 5 Indian states. So you can imagine the 1800 kilometer, that too open border. So इंडिया को एक इंडिया एंड नेपाल के बीच में अगर बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो दिस लॉन्ग बॉर्डर which don't require you to have a visa, this can be used by terrorists or even some other secret agencies. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और नेपाल के बीच रिश्ते अच्छे हों. मोरोवर नेपाल इज़ राइट इन द मिडल ऑफ इंडियन हिमालयन फ्रंटियर. तो एक तरफ नेपाल है जो बेसिकली अब चाइना के कंट्रोल में है और एक तरफ इंडिया है. तो नेपाल कैन एक्ट एज अ बफर स्टेट, और बफर स्टेट होना स्पेशली दो एनिमी कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देता है. नाउ what is the importance of Lipu Lake? So the importance of Lipu Lake can be categorized into strategic as well as cultural और pilgrimage. Strategic में कैसे? 1962 का जो वॉर हुआ फ्रेंड्स, उसमें एक चीज़ निकल के आई कि जो भी कंट्री हाइट पे होगा दैट विल हैव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. आप देखो जो जितने भी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उसमें उत्तराखंड में बहुत ही मिनिमम डिस्प्यूट्स होते हैं. उत्तराखंड में जो मैक्सिमम डिस्प्यूट्स हैं वो जनरली या तो अक्साई चीन रीजन में होते हैं या अरुणाचल प्रदेश वाले में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ऑफ द हाइट. सो इंडिया कांट लीव दिस प्लेस एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये जो लिपू लेक है ये बहुत हाइट पे है, तो ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है इंडिया को. और कल्चरल और पिलग्रिमेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एरिया का. बिकॉज अगर आप देखो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, पहली तो बात जो माउंट कैलाश है जो हमारे हिंदुज़म में या बुद्धिज़्म इवन जैन जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ये लॉर्ड शिवा का हाउस है. यहाँ पे लॉर्ड शिवा रहते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं हमारे इंडियंस के, और दे गो फॉर दिस यात्रा वंस इन अ ईयर. सो माउंट कैलाश जाने के भारत के पास 3 रास्ते हैं. एक तो शिव किला से जो सिक्किम के पास से है, दूसरा नेपाल से, और तीसरा ये वाया लिपू लेक पास. तो फ्रेंड्स इस जो ये नया रास्ता बना है मानसरोवर के लिए,
धारचूला से लेके लिपू लेक पास तक इंडिया ने रोड बनाई है। तो अभी तक क्या होता था, जो पिथौरागढ़ रीजन है, पिथौरागढ़ से एक विलेज है तवा घाट, वहाँ तक तो अभी रोड थी, लेकिन तवा घाट से आगे अभी बेसिकली मिट्टी की रोड बोल सकते हो आप, उस तरह की रोड यहाँ पे है। तो इस रोड बनने से क्या हो जाएगा कि जो जो पिलग्रिमेज का ट्रैवल है वो 80% इंडिया में होगा और चाइना में सिर्फ 16% रह जाएगा। वेर जो अभी एग्जिस्टिंग है शिपकिला के थ्रू, वहाँ पे अराउंड 20% इंडिया में होता है, बाकी रेस्ट 80% चाइना में होता है। तो दैट विल बी वेरी एसेंशियल, दैट विल बी वेरी गुड फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पिलग्रिमेज एज वेल। मोरओवर फ्रेंड्स, जो हमारे जनरली यात्री होते हैं, दे आर जनरली एल्डर्स, तो उनके लिए इट विल बी अ बून, द मेटेलिक रोड विल बी अ बून फॉर देम। मोरओवर दिस विल आल्सो एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एरियाज़। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, उनका भी डेवलपमेंट होगा साथ में। और इससे, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो कोई बॉर्डर ऐसा तो है नहीं, तो आपस में यहाँ पे एक्सचेंज बहुत अच्छा होगा, आपस में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बनने लगे लोगों की। सो उस सेंस में लिपू लेक पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो डिस्प्यूट फ्रेंड्स अभी आप न्यूज़ में देख रहे हैं, उस डिस्प्यूट से जस्ट पहले मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन का इनोग्रेशन किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो क्या कैसे हमको लग सकता है कि यार इतना सब हो रहा है, उसके बावजूद इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, वाई इट इज़ हैपनिंग। यहाँ तक कि जब ये मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की आपस में दोनों में बात हुई, इंडियन पीएम और नेपाली पीएम, तो दोनों के साथ बहुत अच्छा संवाद हुआ। यहाँ तक कि इंडियन पीएम ने बोला कि जैसे इंडिया का विज़न है सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार नेपाल का विज़न है समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। और ये एक दोनों के विजन जो हैं इंडिया और नेपाल के, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो फ्रेंड, जो ये मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन है, दिस विल बूस्ट द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर नेपाल, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग ऑयल था वो ट्रक्स में जाता था या व्हीकल्स में जाता था, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। पहला इशू ये था कि वहाँ पे जो लोकल स्मगलर्स हैं वो उसमें ये एडल्ट्रेशन करते थे, प्लीफ्रेज जिसको बोलते हैं। तो दिस विल प्रिवेंट प्लीफ्रेज एज वेल एज एडल्ट्रेशन। मोरओवर यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा एरिया है बिहार का, ये जहाँ पे ये सब था, दैट इज़ मोर प्रोन टू नेचुरल कैलेमिटीज़। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स या वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा आपका जो ऑयल है, कहीं भी कोई व्हीकल ऑयल लेके जा रहा है, वहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड हो गया, तो सारी जो सप्लाई थी सारी डिसरप्ट हो जाती थी। सो ये सब इस अमलेखगंज और मोतीहारी के बीच में जो पाइपलाइन है, इससे काफ़ी रिडक्शन होगा। और यहाँ तक कि इसमें ₹2 पर लीटर का रिडक्शन भी आएगा प्राइस में ऑयल के। सो दिस पाइपलाइन कैरीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोतीहारी इन इंडिया टू अमलेखगंज इन नेपाल। दिस इज साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन। ये 69 किलोमीटर लॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट डिस्प्यूट। सो एक्चुअली जो डिस्प्यूट की बैकग्राउंड है, सो आपको पता है अगस्त में इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो नवंबर 2019 में उस मैप को शो करने के लिए इंडिया ने नया मैप रिलीज़ किया सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। सो जो हमारा मैप पहले था और जो नवंबर 2019 में बनाया गया, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिखाया गया था, लेकिन लिपू लेक वाले एरिया में कोई भी चेंज नहीं था। जो एरिया हम पहले दिखाते थे अपने मैप में, वही एरिया हम नवंबर 19 मैप बनाने के बाद भी दिखाते थे। बट नेपाल ने इसको ऑब्जेक्ट किया। नेपाल स्टार्ट सेइंग कि इंडिया ने उसका एरिया अपने मैप में दिखाया है, और तब से ये इशू चल रहा है। So India has been maintaining that the new political map of 2019 has shown the territory accurately as part of Uttarakhand. However, according to Nepal, the decision to build the road through the territory is a breach of the mutual agreement between the two countries. So actually जो नया कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई वो हुई जब अभी 8 मई को
हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये रोड जो धारचूला से लेके लिपू लेक तक जाएगी उसका इनोग्रेशन किया। उसके बाद से ये सिचुएशन ज़्यादा टेंस हुई, क्योंकि नेपाल को लग रहा है कि एक बार रोड बन जाएगी तो उसके बाद जो डिस्कशन है इस टॉपिक पे उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो ये बेसिकली डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आप देखें अगर 1988 में both countries agreed to follow the principle of fixed border in determining Indo-Nepal border, and accordingly Nepal emphasizes on border determination based on the river course rather than on contemporary human settlement. So ये basically disputed region है that we have already seen। ये लिम्पिया धारा है जहाँ पे नेपाल बोलता है कि काली रिवर ऐसे आ रही है, सो दिस एरिया शुड बी विद नेपाल एज पर ट्रीटी ऑफ सुगोली, और इंडिया बोलता है कि ये तो ऐसे रिवर आ रही है क्योंकि रिवर मियंडर करती है हिमालयाज़ में। सो अकॉर्डिंग टू इंडिया ये रिवर ऐसे आ रही है। काला पानी और लिपू लेक ये मैप में बड़ा दिख रहा है बट ये अराउंड 10 किलोमीटर क्लोज ही हैं आपस में, और ये लिपू लेक वेरी हाई पीक है। और क्लोजली देखते हैं, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। काला पानी बेसिकली ये रीजन है बिटवीन लिम्पिया धारा और लिपू लेक के पास पे, और ये वाली रोड धारचूला से लेके लिपू लेक तक इंडिया ने इनोग्रेट की है 8 मई में। तो इसके बाद से जो है कंट्रोवर्सी ज़्यादा इरप्ट होगी। सो काला पानी इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 31,600 मीटर ऑन कैलाश मानसरोवर रूट एंड इज़ करंटली एडमिनिस्ट्रेड एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो ये उत्तराखंड का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आप देखें उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है हमारा, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उत्तराखंड का, और करंटली ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में उसके अंदर आता है। और 1962 से ही मैंने आपको बताया कि ITBP यहाँ पे पोस्टेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एंड ट्रीटी ऑफ सुगोली में ये डिसाइड हुआ था कि काली रिवर विल डिटरमाइन द नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। लेकिन आपको बताया मैंने 1816 से लेके 1860 तक की जो काली रिवर है, जैसा कि इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग तो नेपाल का आर्ग्यूमेंट करेक्ट है। बट आफ्टर 1960s इंग्लिशर्स और ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एरिया, सो उन्होंने उसको काली रिवर को बोलना शुरू किया लिपू लेक से है। सो लेकिन उसके बाद से कोई ऑब्जेक्शन नेपाल की तरफ से नहीं आया था। सो इन दैट सेंस now seeing such a sharp reaction from Nepal at such a moment is really a very surprising. Now ये जो रिवर का ओरिजिन है, दिस डिस्क्रिपेंसी हैज़ लेड टू बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये कंट्री मेरा है और ये टेरिटरी मेरी है। सो ये इसको बेसिकली कार्टोग्राफिक एग्रेशन बोल सकते हैं। कार्टोग्राफिक मतलब जो मैप की स्टडी होती है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। सो बेसिकली मैप बनाने में डिस्प्यूट्स है। लेकिन अब तो ये 1816 में हुआ था, तो इंडिया ने इसमें कुछ नहीं किया। वट एवर दे हैव इनहेरिटेड दैट इज़ फ्रॉम अस्ट्राइल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इतना पुराना डिस्प्यूट है, 200 साल में तो कभी इतना ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, तो अचानक से इतना ऑब्जेक्शन होना इट सेल्फ रेज्ड द कंसर्न। Now, China accepted Lipu Lake as one of the cultural and commercial transit point with India under its 1954 Peaceful Coexistence Agreement. फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम है अगर हम देखें इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, क्योंकि जैसे इंडिया का फ्रेंड नेपाल है, ऐसे ही इंडिया का फ्रेंड तिब्बत भी होता था। बट 1950s में जब तिब्बत पे अटैक किया चाइना ने, तो इंडिया ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। इवन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि तिब्बत तो चाइना का ही पार्ट है। सो इस चीज़ से चाइना नेपाल में बड़ा कन्फ्यूज़न था कि कल को अगर चाइना जो है अगर नेपाल पे अटैक करता है, तो अगर यही स्टैंड इंडिया का नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी रहा, तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। सो दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं वहाँ से भी जो रिलेशंस थे इंडिया और नेपाल के, वो ट्रबल्ड होना शुरू हो गए। मोर ओवर 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए, वहाँ पे इस रोड के बारे में जब इनोग्रेशन हुआ, तो वहाँ पे कोई भी ओपिनियन नहीं ली गई नेपाल के पीएम की, क्योंकि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये वाली टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है 90s में। तो एक बार एटलीस्ट वहाँ के जो पीएम हैं
उनकी थोड़ी ओपिनियन लेनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नेपाल से पूछा तक नहीं जब 2015 में ये रोड बनाने के लिए प्रपोजल आया. So what's the way forward? So although people to people relation between the Indian people is unmatched, in recent times the not so good government to government relation has curated many issues. So in this context, India should stop looking at Nepal purely through a security prism and at bilateral relation only as transactional and as a part of zero sum game with China. So जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने बोला कि नेपाल इज़ डूइंग दिस एट द समवन एल्स बिहेस्ट, इनडायरेक्टली वो चाइना को पॉइंट कर रहे थे. सो वी शुड स्टॉप अवे सच टाइप ऑफ कमेंट, वी शुड नॉट गिव सच टाइप ऑफ कमेंट्स, बिकॉज अगर वो थ्रेट है भी या नहीं है ये भी हम गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है. तो नेपाल को एक प्योरली सिक्योरिटी प्रिज्म से देखना इंडिया को बंद करना चाहिए, बेसिकली ये हम बोल रहे हैं. और आपस की जो रिश्ते हैं उनको मधुर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक उसको सिक्योरिटी का प्रिज्म ना बनने दें, बल्कि आपस में रिलेशंस इम्प्रूव हो, आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस हो. हाइड्रो पावर वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा जनरेशन की कैपेबिलिटी है नेपाल की. नेपाल में एट प्रेजेंट अराउंड 70 to 80,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की कैपेबिलिटी है, बट दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग 1000 मेगावाट. सो उस टाइप की चीज़ों को टैप करना चाहिए इंडिया को. देन जो ये इशू है नेपाल का, प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की. और इंडिया शुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नैरेटिव फॉर इंडिया नेपाल टाइज, वन दैट टेक इनटू अकाउंट लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल कनेक्ट. सो इतने पुराने दोस्तों में, इतने पुराने हिस्टोरिक रिलेशंस हों जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपको बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहिए. Since the free movement of people is permitted across the border, Nepal enjoy immense strategic relevance from India's national security point of view, as terrorists often use Nepal to enter India. So जैसा कि बताया कि अभी 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है जो इंडिया और नेपाल शेयर करते हैं. तो अगर थोड़ी सी भी आपस में दुश्मनी होगी या आपस में जो हमारा रिलेशन है वो ख़राब होगा, तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर neighbors like Pakistan or China to have infiltration of terrorists. So the relation have to be very good between India and Nepal. So stable and friendly relations with Nepal is one of the prerequisites which India can't afford to overlook. The existing bilateral treaties between India and Nepal have not taken the shifting of Himalayan river into consideration. So क्योंकि जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, अराउंड 600 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो रिवर्स के बेसिस पे डिसाइड है. तो उसको अब समय आ गया है कि अब उन चीज़ों को फिक्स किया जाए कि कैसे बाउंड्री सेटल होंगी, क्योंकि रिवर्स का कोर्स तो फिर भी चेंज होता ही रहेगा. कुछ रिवर्स ऐसी हैं टाइम टू टाइम उनका कोर्स फ्लो चेंज होता है. सो उन चीज़ों को भी ओवरलुक करने की ज़रूरत है अब. सो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को भी देखना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि जो रिवर का फ्लो चेंज होता है. एंड दिल्ली शुड मेक इट अ प्रायोरिटी टू बिगिन टॉक्स विद नेपाल ऑन रिवाइजिंग, रिप्लेसिंग और सिंपली डिस्कॉर्डिंग द 1950 ट्रीटी. इट शुड नेगोशिएट अ न्यू सेट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट. तो 1950 ट्रीटी आपको अगर पता हो तो इंडिया की तरफ से हमारे एम्बेसडर ने साइन की थी और नेपाल की तरफ से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने. तो कहीं ना कहीं एक आपस में एक्चुअली दोनों कंट्री हैं, भले ही वो छोटा है, तो इंडिया की तरफ से भी तब पीएम को जाना चाहिए था. बट अगेन अब अगर कोई ऐसी नई ट्रीटी आती है तो उसके लिए बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपस में डिसाइड करना चाहिए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी चाहिए. क्योंकि इंडिया हैड कंडक्टेड अ सिमिलर एक्सरसाइज विद भूटान टू रिप्लेस द 1949 ट्रीटी ड्यूरिंग 2006 and 7. सो जो इशू है पॉलिटिकली कंटेक्स्ट है जो नेपाल के साथ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपने लैंड बाउंड्री सॉल्व किया है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो नेपाल के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छी हैं उस सेंस में, अगर बांग्लादेश से कंपेयर करें तो वी कैन डू दैट. सो इंडिया फॉर इट्स पार्ट शुड आल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स बॉर्डर एरियाज विद नेपाल with better roads and
amenities of interest to the burgeoning Nepali middle class. Update the prism through which we view our relationship with our Himalayan neighbor. Be mindful of the realities of changing India and a changing Nepal. So friends, जो इंडिया नेपाल के लोगों को जो रेस्पेक्ट देते हैं उसमें भी हमें एज अ सिटीज़न सोचना चाहिए. सिर्फ ये बहादुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो जनरली एक परसेप्शन है इंडियंस के माइंड में. सो वी शुड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स. कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए. जैसा कि उनको लगता है कि इंडिया अपने को इंडिया बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करता है. सो इंडिया इंस्टेड ऑफ बिग ब्रदर, इंडिया शुड बिहेव लाइक अ एल्डर ब्रदर. Now, a normal relationship where India can be a generous partner will be a better foundation for the neighborhood first in the 21st century. So friends, that was all about India-Nepal relations and the present disputes. Hope you get some idea about the present dispute between India and Nepal. So if you have any doubt, do ask in the comment section. So we end our discussion here. Friends, all the best and have a good day.